Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we will also take calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember, listeners, that we do not address company-specific queries. You can call us with your queries on 2331 4444, 2342 and 2331 0464. Do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आज सोमवार है और आज के दिन हमारे कार्यक्रम में आप भी हुआ करते हैं सम्मिलित। हमसे पूछ सकते हैं अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल। बस ये ख्याल रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में जानकारी आपको उपलब्ध नहीं करवा सकते हैं। हमसे सवाल पूछने के लिए आप डायल कर सकते हैं 2331 4444, 2342 1050 या फिर 2331 0464। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के देश के जाने माने विशेषज्ञ राजीव रंजन। राजीव जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अनुभा रोहतगी। Thank you, Manoj. Benchmark domestic indices fall in line with Asian markets amid global trade concerns. Sensex slips over 300 points, Nifty sheds over 0.5%. Jharkhand receives allocation of over 7,300 crore rupees in Union Budget 2025-26 by Railway Ministry, says Union Minister Ashwini Vaishnav. India has registered over 47% growth in foreign tourist arrivals during past 2 years, says Tourism Minister Gajendra Singh Shekhawat. And crude oil prices witness upsurge. Brent crude trades at $76.95 per barrel. वैश्विक कारोबार चिंताओं को लेकर एशिया सहित भारतीय घरेलू बाजार में हुई गिरावट। सेंसेक्स 300 अंक से अधिक फिसला, निफ्टी 0.5% से अधिक घाटे के साथ हुआ बंद। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, रेल मंत्रालय द्वारा केंद्रीय बजट 2025-26 में झारखंड के लिए 7,300 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, पिछले 2 वर्षों में विदेशों से भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या 47% से अधिक बढ़ी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल के दाम $76.95 प्रति बैरल पर पहुंचे। घरेलू शेयर बाजार में कारोबारी सप्ताह की शुरुआत बिकवाली के साथ हुई। अमेरिका में टैरिफ शुल्क बढ़ाने को लेकर तनावों के बीच विभिन्न देशों के साथ बाजार पर असर पड़ा। साथ ही अन्य कई वैश्विक कारण बाजार पर हावी रहे। एशियाई शेयर बाजारों में भी गिरावट देखने को मिली, यूरोपीय बाजारों में भी नरमी दिख रही थी। इन सब के बीच भारतीय निवेशकों ने घरेलू बाजार में पूंजी निकालना बेहतर समझा। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 319 अंक यानी 0.41% घटकर 77,187 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 121 अंक यानी 0.52% नुकसान के साथ 23,361 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझोली कंपनियों को सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में अधिक नुकसान उठाना पड़ा। मिड कैप सूचकांक में 0.9% की गिरावट हुई, जबकि बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स 1.7% से अधिक घाटे के साथ बंद हुआ। बाजार में कुल मिलाकर चिंता देखी गई अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों को लेकर। अमेरिका द्वारा कनाडा, मेक्सिको और चीन पर शुल्क संबंधी कार्रवाई का प्रभाव, साथ ही उन देशों द्वारा अमेरिका को लेकर अलग अलग कदम उठाए जाने का असर दुनिया भर में निवेशकों पर देखा जा रहा है। भारतीय बाजार के साथ एशिया और यूरोप के बाजार भी इन आशंकाओं से
दिख रहे हैं प्रभावित होते हुए। इस बीच कई श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हम सबसे पहले आमंत्रित करना चाहेंगे नोएडा से साहिल को। स्वागत आपका, सवाल पूछिए। पहले आप रेडियो की आवाज धीमी कर लें अपनी। जी सवाल पूछिए। सर मेरे दो सवाल है। नमस्कार। सबसे पहला सवाल ये है कि अभी 2 दिन पहले बजट आया है, बट स्टिल आज सेंसेक्स और निफ्टी ने कुछ बढ़िया रिजल्ट्स नहीं शो किए हैं, तो उसका क्या कारण हो सकता है। मेरा दूसरा सवाल ये कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप में मैं रुचि रखता हूँ लगाने में, तो क्या ये सही समय उसमें लगाने का या अभी थोड़ी और गिरावट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। जी साहिल, जहाँ तक पहला सवाल आपका है कि आज बाजार में क्यों गिरावट हुई, तो देखिए बाजार भावनाओं पे, धारणाओं पे चलता है। और एक तरफ जहां सभी को इस बात की खुशी है कि इस बजट में मध्यम वर्ग के हाथ में बहुत बड़ा तोहफा रखा गया है, 12 लाख रुपए तक, जो बहुत बड़ी राशि होती है, वहां तक किसी को भी अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी अगर आपकी आमदनी 12 लाख रुपए सालाना है तो आपके लिए टैक्स देनदारी अब शून्य हो जाएगी। निश्चित रूप से उसके ऊपर यदि आपकी आमदनी है तो टैक्स आपको देना पड़ेगा, और उसमें फिर जो आपकी आमदनी पर टैक्स लगना शुरू होगा वो 4 लाख रुपए से ही आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन काफ़ी बड़ी रियायत एक तरह से कह सकते हैं वित्त मंत्री ने आयकर के मामले में दी है मध्यम वर्ग को, तो इसके चलते बाजार को बहुत खुश होना चाहिए था। लेकिन बाजार दूसरी तरफ ये देख रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के मामले में जहाँ पर बहुत एक बढ़ी चढ़ी आशाएं थीं, वो शायद बाजार उस मामले में कुछ हद तक उसकी आशाएं पूरी नहीं हुई हैं, ऐसा बाजार में सोचा जा रहा है, धारणा बन रही है। हालांकि मेरे विचार से ये धारणा पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर के आंकड़ों को विस्तार से देखेंगे, गहराई से देखेंगे, तो वहाँ पर ऐसी कोई कटौती नहीं हुई है। और चूंकि आप सिर्फ 1 साल का नहीं, पिछले 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इस सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार की ओर से काफ़ी बड़े स्तर पर किया है। बल्कि पिछले 5-6 सालों के अंदर ही आप देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग दोगुना हो गया है। तो सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में जैसा है, उसे देखते हुए आप यह उम्मीद कर सकते हैं कि इस क्षेत्र से सरकार का जोर कभी हटने वाला नहीं है, वो बदस्तूर कायम रहेगा। और दूसरी तरफ जो इनकम टैक्स के मामले में, आयकर के मामले में मध्यम वर्ग को इतनी बड़ी राहत दी गई है, उसके चलते देश में कंजम्पशन को लेकर के एक नई तेजी आएगी। लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, कंपनियों के लिए मांग बढ़ेगी, उपभोग बढ़ेगा, और उसके चलते कंपनियां अपने स्तर पर अपना प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर शुरू करेंगी। तो जो एक अभी तक कैपिटल एक्सपेंडिचर के मामले में एक पहिया काम कर रहा था, दूसरा पहिया अटका हुआ था प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर का, वो प्राइवेट कैपेक्स अब शुरू हो सकता है, क्योंकि सबको ये आशा होगी कि अब उपभोग में, कंजम्पशन में बहुत तेजी आने वाली है। तो अब जब दूसरा पहिया भी साथ में चलने लगेगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर कुल मिलाकर के निराशा नहीं होगी, वहां पर हमें एक अच्छा आंकड़ा ही देखने को मिलेगा। इन्होंने मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में भी पूछा है, बिकॉज ही सेज ही इज मोर इंटरेस्टेड इन दैट एंड वेदर दिस इज अ गुड टाइम टू स्टे इन्वेस्टेड इन दोज सेक्टर। देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप में आपको कहाँ कितना पैसा लगाना है, आपको मैं कहूँगा कि आप बहुत ही सतर्क तरीके से कंपनियों का चुनाव करें। और अगर ये चुनाव आप खुद अपने स्तर पर नहीं कर सकते हैं तो आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड को पकड़ें, किसी म्यूचुअल फंड के रास्ते से आप मिड कैप स्मॉल कैप में एक्सपोजर बनाएं। अगर आप लंबी अवधि के लिए, जैसे 5 साल 7 साल के लिए किसी अच्छे मिड कैप या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाते हैं, या आप मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स फंड को भी चुनते हैं, तो 5-7 साल में आपको निराशा नहीं होगी। And we have 2 more listeners who have joined us already. But before I take the call from Mr. Atanu Saha, who's calling us from Kolkata, let me give you a detailed view of the markets today. Benchmark domestic equity indices today ended in negative territory, mirroring fall in Asian markets amid rising global trade concerns after US President Donald Trump imposed tariffs on Canada, Mexico and China. The 30-share index at Bombay Stock Exchange, Sensex, shed 319 points or 0.41% to close at 77,187. Similarly, the National Stock Exchange Nifty 50 slipped 121 points or 0.52% to settle at 23,361. The broader market indices at BSE also ended with losses. The mid-cap index dropped almost 0.9% and the small-cap index fell over 1.7%. In the Sensex index, 19 out of 30 companies logged losses. In the top laggards, Larsen & Toubro tanked over 4.6%. Tata Motors as well as Hindustan Unilever both shed over 2.6% each, and Asian Paints dropped over 2.3%.
Meanwhile, among the top gainers, Bajaj Finance rose over 5.2%, Mahindra and Mahindra advanced over 2.9%, and Bajaj Financial Services gained 2.3%. In sectoral indices at the BSE, 16 out of 21 sectors ended in negative territory. In the top laggards, capital goods plunged over 4.2%, industrials dropped almost 3.8%, and power slipped 3.3%. Among top gainers, consumer durables gained over 0.7%, focused IT added over 0.6%, and tech increased more than 0.5%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,877 companies declined, shares of 1,139 companies advanced, while shares of 168 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 34 companies hit their 52-week high, while 79 companies hit their 52-week low. And after that detailed view of the markets, let's now take the call from Mr. Atanu Saha, who's calling us from Kolkata. Mr. Saha, welcome to Market Mantra. Please ask your question. Good evening. Sir, my question is, what do you expect from the rate of bank interest? Bank interest mainly post-office and upcoming RBI monitoring. And please explain something about TDS and also LRS on the matter of budget, which is already passed. So if I understand correct, Mr. Saha, you want to know what is likely to be the RBI stance in the upcoming MPC on the rate cut. जी मिस्टर साहा का सवाल जो आरबीआई के स्टैंस के बारे में है, तो अभी आरबीआई को बहुत ही केयरफुली और बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कई तरह के अलग अलग फोर्सेस एक साथ काम कर रहे होते हैं, जिसमें आरबीआई को ग्लोबल फैक्टर्स और डोमेस्टिक फैक्टर्स दोनों को साथ में देखना होता है। तो ग्लोबल फैक्टर्स में एक तरफ हम जहाँ पहले देख रहे थे कि अमेरिका में फेडरल रिजर्व ने अपने रेट कट शुरू कर दिए थे, लेकिन अब जो रिजीम चेंज हुआ है वहाँ पे और उसमें इन्फ्लेशनरी प्रेशर जिस तरह से वापस उभरते हुए दिख रहे हैं, खास करके जिस तरह से ट्रम्प 2.0 में टैरिफ को लेकर के एक तनातनी अमेरिका और बाकी देशों के बीच चल रही है और उसके चलते इन्फ्लेशनरी प्रेशर वहाँ भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वैसे में खुद यूएस फेडरल रिजर्व के लिए क्या वो पुराना स्टैंस बना करके रखना संभव हो पाएगा? वहाँ पे ऑलरेडी हमने देखा था हाल में कैसे ही जनवरी में वहाँ यूएस बॉन्ड यील्ड काफ़ी तेज़ी से चढ़े थे। तो जब भी आपको एक दूसरे देश में बॉन्ड यील्ड काफ़ी तेज़ी से चढ़ता हुआ दिख रहा है, वहाँ पर क्या आरबीआई जल्दबाजी करेगा? तो शायद मुझे लगता है कि अभी आरबीआई वेट एंड वॉच में ही रहेगा और साथ में उसे अपने डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, अपनी ग्रोथ रेट को भी ध्यान रखना होगा। तो ग्रोथ रेट पर शायद अभी उतने चैलेंजेस नहीं होंगे, लेकिन इन्फ्लेशन रेट जो है वो आरबीआई के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण पहलू रहेगा, खास करके फूड इन्फ्लेशन को वो मद्देनजर रखेगा। And here let me share with our listeners that the RBI MPC is going to be held from the 5th to the 7th of February. So whatever decisions that the RBI under Governor Sanjay Malhotra takes, whatever its stance will be known by 7th February, on 7th February. आइए चले मुंबई, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं किशोर। स्वागत आपका, सवाल पूछिए। किशोर जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। लगता है हमारा संपर्क टूट गया। अपने श्रोताओं से हम आग्रह करना चाहेंगे कि जब कभी आप फोन लाइन पर आएं तो धैर्य बनाए रखें, थोड़ा समय लगता है आपके प्रश्नों का जवाब देने में, हमें खबरें हैं वो भी आप तक पहुंचानी है और आपके सवालों को भी सम्मिलित करना है। बहरहाल एक और श्रोता हमारे साथ हैं, आग्रह आपसे कि आप लाइन पर बने रहें। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में अपने सबसे निचले स्तर 87 रुपए से ऊपर पहुंच गया। कारोबार के दौरान इसके भाव $1 की तुलना में 58 पैसे नीचे आए और यह बंद होते समय 87 रुपए 19 पैसे पर बंद हुआ। ये पहला अवसर है जब डॉलर 87 रुपए के ऊपर जाकर बंद हुआ है। डॉलर की तुलना में कमजोरी का असर विभिन्न मुद्राओं पर दिख रहा है, इसमें भारतीय रुपया भी सम्मिलित है। कनाडा, मेक्सिको और चीन पर अमेरिका की ताजा कार्रवाई से रुपए पर दबाव बना है। उधर दुनिया की प्रमुख 6 मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक अंतर्दिवसीय कारोबार में 109.39 पर चल रहा था। हमारे साथ इस बीच बेंगलुरु से फोन लाइन पर धैर्य के साथ बने हुए हैं एनआर प्रसाद। प्रसाद साहब स्वागत, सवाल पूछिए। प्रसाद साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। Gee, looks like due to some technical glitch, we are not able to get in, we are not able to connect with Mr. N.R. Prasad. So, as you were saying earlier, Ranjan, that, the markets, we saw that the
the reaction in the markets are more to do with what is happening with the trade war between the US and the other countries. Apart from that, do you think there are other factors? Because you yourself said that the markets were expecting probably a little more from the budget, which did not happen. And it's more of a sentiment. So how long do you see this sentiment to continue? See, you will have to take care of both the global factors as well as domestic factors. As Mr. Pathak just mentioned, that dollar index has gone up above 109 again, and that is a big level. It was just coming down recently, but now it has gone up again. So आपको एक तरफ ग्लोबल फैक्टर्स को देखना है, साथ में अपने डोमेस्टिक फैक्टर्स को देखना है. अगर मार्केट के टर्म्स में देखें तो अभी ट्रेड वॉर को लेकर के पूरे मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है. किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि ट्रम्प साहब क्या करेंगे, कितना करेंगे, और सब लोग वेट एंड वॉच वाले मोड में हैं. तो अनिश्चितता बाजार को कभी पसंद नहीं आती है. तो एक ये जो अनिश्चितता वाला माहौल है, जब तक ये बना रहेगा, जब तक मार्केट को आगे 6 महीने क्या होने वाला है वो विजिबिलिटी नहीं बनेगी, तब तक मार्केट इसी तरह से थोड़ा सा वोलेटाइल बना रहेगा. आइए चलें गाजियाबाद. हमारे साथ फोन लाइन पर हैं गौतम जी. स्वागत आपका. सवाल पूछिए. गौतम जी आप जुड़ चुके हैं, सवाल पूछिए. गौतम जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपना सवाल पूछें. लगता है कहीं कोई तकनीकी त्रुटि है जिसके चलते हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं. खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं. जी. Union Minister for Railways Ashwani Vaishnav addressed the media today regarding the budget allocation for the upcoming fiscal year 2025-26 for various railway divisions across the country. Briefing about railway divisions in Jharkhand, he mentioned that Railways has invested 60,000 crore rupees in Jharkhand. The state has received a share allocation of 7,302 crore rupees in the union budget by the Railway Ministry for the upcoming fiscal 2025-26. Comparing with the annual average budget of 457 crore rupees received during the years 2009 to 2014, the new budget allocation received in the period between 2014 and 25 is almost 16 times more than that. Mr. Vaishnav further stated that Jharkhand has achieved 100% rail network electrification and more than 1,311 kilometers of railway track have been constructed in Jharkhand, which is greater than the entire rail network of the UAE. हमारे साथ बेंगलुरु से एक बार फिर जुड़ चुके हैं एनआर प्रसाद. प्रसाद साहब हमारे साथ आप लाइन पर हैं, सवाल पूछिए. Hi, good evening. This is NR Prasad from Bangalore. जी स्वागत. Mr. Ranjan, there are two questions. See, during the budget session, as Finance Minister was presenting the budget, see, around 11 o'clock it was a plus 500. Sensex was a plus 500. As soon as he announced at the end, say around 12:30, 12:40, that the 12 lakh no tax to be paid, market fell down like anything. The two sectors which really hit bad was infrastructure and the power. So any chance of these two sectors picking up in the next 2 months till end of March? Because again RBI thing is coming and guidelines are coming on the 7th. So is there any chance that these two sectors are reviving? Thank you. These are my two questions. जी मिस्टर प्रसाद, जहाँ तक बजट के दिन के उतार चढ़ाव का सवाल है ना, तो ये बड़ा एक रहस्यमय प्रश्न हमेशा ही रहता है. अब किसी भी बजट को उठा करके देख लिया और बजट के बीच में जिस तरह की वोलेटिलिटी होती है, दरअसल बहुत सारे लोग बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लेकर के बैठे रहते हैं, या जो कई बार एक चीज़ कही जाती है कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज, कई बार वो भी होता है. तो आप 1 घंटे 2 घंटे के अंदर बाजार में क्या हुआ उसको लेकर के बहुत ज़्यादा बैठे न रहें. आपको लंबी अवधि के निवेश पर ध्यान रखना चाहिए, और वहाँ पर कहानी ये है कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आगे जाना है, उसमें सरकार का योगदान अच्छा खासा रहने वाला है. सरकार की ओर से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लान बना हुआ है, लगभग आप देखें 10-11 लाख करोड़ रुपए हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार की ओर से खर्च किया जा रहा है, और ये आने वाले सालों में और बढ़ेगा ही. तो इसमें कहीं भी शक शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है. और कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो आंकड़ा है उसको लेकर के बाज़ार में अभी थोड़ा बहुत असमंजस है. उसके चलते
कहीं कुछ एक बाज़ार में धारणा कमज़ोर हुई है, वो बात ज़रूर है। लेकिन हाँ, ऐसे ही मौक़ों पर आपको अच्छे अवसर मिलते हैं। तो आप अगर बहुत चुन करके कंपनियों के फंडामेंटल्स देख करके अगर आप इस सेक्टर पर नज़र बनाए रखें, कोई जल्दबाजी ना करें। कई बार बाज़ार में कहा जाता है गिरती छुरी को पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आप नज़र बनाए रखें, अच्छी कंपनियों को अच्छे भावों पर चुनेंगे और साथ में उसमें निवेशित रहेंगे लंबे समय तक, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आइए आगे बढ़ें। देश में पिछले 2 वर्षों में विदेशी पर्यटकों के आगमन में 47.9% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2023 में 95,20,000 विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 31 लाख अधिक है। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में आज यह जानकारी देते हुए बताया कि यह वृद्धि विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा उठाए गए उपायों के कारण संभव हुआ है। विदेशी पर्यटकों में सबसे अधिक संख्या बांग्लादेश की रही, उसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन का स्थान रहा। And we have another call coming in from Kolkata. Mr. Asim Ray has joined us on the program. Mr. Ray, welcome to Market Mantra. Please, I would request you to lower the volume of your radio set and then ask your question. Hello. Hello, Ji. We can hear you. Please lower the volume of your radio set and then please ask your question. Mr. Ray, you are online with us. We can hear you. Please ask your question. Yeah, my question is that in which sectors I should invest now at this moment in the market? जी, That's मिस्टर रे, इस तरह से बहुत स्पेसिफिक आपको मतलब सेक्टर्स बताना, क्योंकि इंडिया एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की खान है ना, जहाँ पर आप अगले 5-7 साल में कौन से सेक्टर में पैसा लगा करके रखेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये बड़ा एक ट्रिकी सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि इंडिया अपॉर्चुनिटी बहुत वास्ट है। कभी आपको साइकिल्स मिलेंगे जिसमें आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली कंपनियाँ या इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियाँ चलती हुई मिलेंगी, कभी आपको जो गवर्नमेंट कैपेक्स का फ़ायदा उठाने वाली कंपनियां हैं, कभी रेलवे वाली कंपनियां हैं, कभी डिफेंस, कभी मेक इन इंडिया, कभी कंजम्पशन। हर समय बाज़ार अलग अलग थीम पर फोकस करते रहता है। तो आप बेहतर होगा कि आप एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच के साथ जाएं, जिसमें किसी एक सेक्टर पर आपका बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप चाहें तो म्यूचुअल फंड का रास्ता चुनें, जिसमें खास करके फ्लेक्सी का फंड आपको एक बहुत अच्छा डाइवर्सिफाइड ऑप्शन देते हैं। उस तरह के अप्रोच के साथ मार्केट में जाएं, अच्छा रहेगा। Let's move on to the next story. Iron ore production has registered a growth of 2.5% during the April to December period of the current financial year. The Ministry of Mines said that the production of iron ore increased to 208 million metric tons. The production of manganese ore has risen by 8.3% to 2.6 million metric tons during the corresponding period. In the non-ferrous metal sector, primary aluminum production registered a growth of 1.6%, increasing to 31.56 lakh tons. During the same comparative period, refined copper production grew by 7.3%, rising to 3.96 lakh tons. इस बीच दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं प्रीतम। स्वागत है आपका प्रीतम जी, सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर। नमस्ते। मैं ये पता करना चाह रहा था सर, अभी मैं आपके प्रोग्राम सुन रहा था जी, तो उसमें ये बात सामने आई थी कि अमेरिका ने अगर इन पे टैरिफ लगा दिया है तो उससे हमारे रुपए को फर्क पड़ा है। तो उससे हमारे रुपए का क्या फर्क है, क्योंकि हमारे पे तो कोई टैरिफ लगाया नहीं है। और दूसरे वो थी आपसे रिक्वेस्ट कि एनआर प्रसाद जी जो बेंगलोर से हैं, अक्सर इंग्लिश में ये बात करते हैं, तो उनकी बहुत सारी बातें ऐसी होती होंगी जो हमें भी जाननी चाहिए। तो हमें नहीं पता लग पाता कि वो क्या कह गए अंग्रेजी में, क्योंकि हमें इतनी इंग्लिश आती नहीं है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ी जानकारी चाहिए हो। तो अगर आप ऐसा हो सके कि उनकी बात को आप हिंदी में भी थोड़ा सा बता दें तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे। हम आप सभी श्रोताओं के सभी सवालों का स्वागत करते हैं और हमारी प्राथमिकता ये रहा करती है कि जिस भाषा में प्रश्न पूछा गया उसमें हम जवाब दें, लेकिन यह आवश्यक और अनिवार्य नहीं है। आप जैसे सुधी श्रोताओं की चिंताओं का हम अवश्य ध्यान रखा करेंगे अपनी अगली बातचीत में। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि वर्ष 2030 तक कोयला उत्पादन बढ़कर 153 करोड़ 30 लाख टन पहुंचने की उम्मीद है। श्री रेड्डी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि विकसित भारत 2047 के लिए घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने 2030 तक 14 करोड़ टन कच्चे
कोयले का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। इससे पहले एक सवाल पूछ लेते हैं जो कि अभी हमारे श्रोता ने पूछा था। He had asked Rajiv that the US tariffs, like you said at the beginning of the program, that the rupee is feeling the impact of the US tariffs. So his question is that we have not been at the receiving end of the US tariffs. So why is it impacting the Indian rupee? और राजीव जी हिंदी में उन्हीं का ये सवाल है। बिल्कुल। देखिए बहुत स्वाभाविक है ये कि मतलब आप जो उन्होंने प्रश्न पूछा है, सबके मन में सवाल है हमारे ऊपर तो कोई इस तरह का टैरिफ लगा नहीं है तो हम क्यों कमज़ोर हो रहे हैं। आप इसे इस तरह से समझिए कि रुपया कमज़ोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है जी। और बहुत सारे लोग मतलब खास करके जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग होते हैं वो इस प्रश्न को बहुत ही दूसरे सार्कास्टिक तरीके से लेते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है। और ये वास्तविकता आप देखिए, डॉलर इंडेक्स जिसका जिक्र हुआ अभी 109 पे है या इसके ऊपर है, ये डॉलर इंडेक्स ही अपने आप को बता रहा है कि डॉलर कमज़ोर हो रहा है या मजबूत हो रहा है जी। और उसके मुकाबले दूसरी करेंसीज कमज़ोर हो रही हैं या मजबूत हो रही हैं। तो स्वाभाविक है अगर डॉलर इंडेक्स आपको बता रहा है 109 पे है या उसके ऊपर है तो डॉलर में मजबूती है, और रुपए में रिलेटिवली अगर आप दूसरी करेंसीज के मुकाबले देखें तो क्या वहाँ भी कमज़ोरी आ रही है? नहीं। तो मसला ये है कि यूएस की जो पॉलिसीज हैं, देखिए मानना पड़ेगा कि यूएस की इकॉनमी दुनिया में सबसे बड़ी है जी। और वहाँ पे जो भी काम होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, उसके हिसाब से सारे देश के एक्सचेंज रेट्स पे फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल। तो अगर डॉलर में मजबूती है, बाकी सारी करेंसीज कमज़ोर हो रही हैं, हम भी होंगे, हम उस चीज़ से बच नहीं सकते, लेकिन क्या हम ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं? ये बात नहीं है। तो ठीक है, मतलब आपको एक ट्रेड ऑफ तो लेना पड़ेगा जी। Let's move on to the next story. The government has informed the Lok Sabha that the estimated unemployment rate has decreased from 6% 5 years ago to 3.2% during the last fiscal. In a written reply, Minister of State for Labour and Employment, Shobha Karandlaje, informed that the latest periodic labour force survey indicated the decrease in unemployment rate among persons of 15 years of age and above. हाँ, ये चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां कुल मिलाकर बिकवाली तेज रही है। वैश्विक कारोबार चिंताओं को लेकर निवेशकों का रुझान मुनाफा वसूली का रहा, लोगों ने पैसे निकाले। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 2.7% घाटे के साथ बंद हुआ। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 2.5% की गिरावट हुई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.7% लुढ़क गया। हांगकांग का हिंगसेंग मामूली कमजोरी के साथ अपने पूर्व स्तर के आसपास बना रहा। इस बीच चांद नववर्ष के उपलक्ष्य में चीन में सार्वजनिक अवकाश के कारण बाजार बंद रहा। यूरोपीय जोन पर ध्यान दें तो वहां भी बिकवाली चल रही थी। समाचार तैयार किए जाने तक अंतर्देशीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 और जर्मनी का डेक्स दोनों 1.5% नीचे थे। फ्रांस के CAC 40 में 1.1% से अधिक की गिरावट बनी हुई थी। Moving on to commodities, oil prices witnessed an uptick today amid concerns of supply disruption due to the US tariffs announced last weekend. Brent crude was trading more than 1.6% up at $76.95 per barrel, and WTI crude surged over 2.6% to trade at around $74.45 per barrel when reports last came in. आइए नजर डालें सर्राफा बाजार पर। समाचार मिलने तक सर्राफा बाजार में सोने की चमक तेज थी। अंतिम समाचार मिलने तक 24 कैरेट सोना 1.03% बढ़त के साथ 83,270 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं चांदी 1.02% बढ़कर 94,500 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। MCX पर अंतिम समाचार मिलने तक फरवरी आपूर्ति वाले सोने का मूल्य 1.5% बढ़त के साथ 83,199 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं मार्च में आपूर्ति की जाने वाली चांदी की चमक भी तेज थी और ये 0.95% बढ़कर 94,100 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। बहुत दो शब्दों में कहें तो सोना चांदी किधर जाता दिख रहा, ऊपर या नीचे? देखिए सीधा इम्पैक्ट वही है, क्रूड भी बढ़ा है तो वो ट्रम्प टैरिफ की वजह से बढ़ा है। सोने में भी जो तेजी है, चांदी में तेजी है, इसी का बेसिक रीजन वही है। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम आपका राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices fall in line with Asian markets amid global trade concerns. Sensex slips over 300 points, Nifty sheds over 0.5%. Jharkhand receives allocation of over 7,300 crore rupees in Union Budget 2025-26 by Railway Ministry, says Union Minister Ashwini Vaishnav.
India has registered over 47% growth in foreign tourist arrivals during past 2 years, says Tourism Minister Gajendra Singh Shekhawat. And crude oil prices witness upsurge. Brent crude trades at $76.95 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back at the same time tomorrow. Do join us then. Till then, namaskar.